लोग शॉर्ट नोटिस पे आए और मैंने कल 3 बजे तक कोशिश की थी कि सपा पार्टी से बात हो जाए और हमने जो ये प्रपोज़ल रखा था कि अगर समाजवादी पार्टी को या दूसरी किसी ऑपोजिशन पार्टी को, बसपा को ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास कोई है जो पुलिस प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे संगठन हैं ऐसे जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, आरएसएस जैसे, तो उनको टैकल करने के लिए कोई बेटर कैंडिडेट है तो हमें बता दें, हम विड्रॉ कर लें। ना तो ये बताया कि हम विड्रॉ कर लें या ना ये बताया कि हमारे पास आपसे बेहतर कैंडिडेट है या नहीं। खैर, उसके बाद हमने ये फैसला किया था कि अगले 3 दिन तक फ़ोन नंबर बॉम्बे रामपुर की जो जनता है उससे निवेदन हमने ये किया था कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई यानी कि मार्गदर्शन करें कि हमें इस चुनाव में क्या स्टेप लेना चाहिए। क्या एक वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो पुलिस और प्रशासन को कानून और संविधान के हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है, उनको संवैधानिक और कानूनी दायरे में चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो उनको मजबूर करता है संविधान का पालन करने के लिए, या कोई किसी एक मस्जिद के इमाम साहब बेहतर कैंडिडेट रहेंगे इस सिचुएशन को रामपुर की भी और पूरे उत्तर प्रदेश की हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। ये फैसला हम रामपुर की जनता पे छोड़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अभी आज पहला दिन है, अगले 3 दिन तक मैं यहीं आपका इंतज़ार करूँगा। आप लोग मुझसे यहाँ पे आएँ, बताएं, जैसे ही जो कुछ रामपुर की जनता और यहाँ के मौजूद लोग, शहर के भी गांव के भी, हर एक जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ के आके मेरी रहनुमाई करें। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ उस तरीके से, मैं भारत के संविधान बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद हो, चाहे आसाम से लेके पूरे मुल्क में। आसाम में मैंने CAA NRC की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और वहाँ का नतीजा आपके सामने है कि वहाँ पे आज राहत से हैं सभी कमज़ोर तबके। जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के बाहर निकाला जाना था वो आज राहत से हैं। दूसरा, जो दिल्ली के दंगे CAA NRC के प्रोटेस्ट में कराए गए, उसमें मैंने अगर एक मुझे उसका लीडिंग चेहरा बनाया था सब जनता ने, तो मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा। लोगों को यहाँ पुलिस की वर्दी में भी रह के अपराध करके गोली मारी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और उन सभी लोगों को मेरठ तक जाकर उनकी कानूनी मदद करने की जिम्मेदारी, उनको बरी करने की जिम्मेदारी जिन झूठे मुकदमों में फंसाया गया, मैंने ली है। तो एक तरफ तो एक ऐसा वकील है जो ये काम कर रहा है। अभी EVM की लड़ाई में भी देख लीजिए, जब 5 जनवरी में मैंने ही एक 50 EVM का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और हम सैकड़ों वकील मेरी क़यादत में निकले इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो इंडिया गेट पे हमारे साथ कैसी लाठीचार्ज और ज्यादती की थी, और उसके बाद ही EVM का आंदोलन पूरे देश में एक तरीके से जंगल में आग की तरफ लगा। तो एक तरफ तो एक ऐसे वकील हैं, एक ऐसे अगर कह सकते हैं तो निडरता से संविधान और कानून को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले हैं, और दूसरी तरफ एक मस्जिद के इमाम हैं। तो और एक और कैंडिडेट है बसपा, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और उन सबके सामने तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंडिडेट हैं ही, जिन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बगैर भी CAA NRC के साथ के बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप लोग सब देख ही रहे हैं। ये भी पुलिस प्रशासन की गैर कानूनी काम है, कानूनी हरकत है। मैं खत्म करूँ, बीजेपी में जा सकता है तोड़ के, दबाव में आके, लालच में आके। मैं नहीं जाऊँगा, और इसके एग्जाम्पल दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में ED के डर से और लालच में गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के गए, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने सबसे बड़ी रेट झेली, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के सामने मैं नहीं जाऊँगा, कोई भी जा सकता। राजू जी, आपको भाजपा डर लगता है अल्लाह से। पर किसने कराया? अम्बेडकर ने जो मेहनत की उससे, भगत सिंह जी की मेहनत से, और टीपू सुल्तान की मेहनत से, उनकी कुर्बानियों से, बहादुर शाह जफर की कुर्बानियों से डर लगता है उससे कि जब मैं ऊपर जाऊँगा, इन लोगों से मिलूंगा, तो वो बोलेंगे आप तो हमें अपना फॉलोअर बताते थे। क्योंकि मैं जंग करेगा, मेरे पास बूथ मैनेजमेंट के लिए भी लोग नहीं होंगे, तो आप लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ये सब आके मुझे अगर आप कहेंगे
तो ये नौकरी करने के लिए मैंने अर्जी लगाई है। मैं जी जान लगा के आपकी ये तो आप सपा की लीडरशिप से बात करके विड्रॉ करा लो, तो इनको राज्यसभा में कहीं एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये राज्यसभा मटेरियल हो सकते हैं। लोकसभा, और वो भी उत्तर प्रदेश की लोकसभा, जहाँ पे एक तरीके से जद्दोजहद बहुत सख्त है, ये वो नहीं हो सकती। अच्छा सर, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, ये भी करेंगे, देखेंगे। अगर मान लिए अगर ऐसा नहीं होगा तब भी आप चुनाव लड़ो, लेकिन वो तब से मत कराओ। तो वो ईवीएम और ईवीएम नहीं है, कोई जजमेंट ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। और मैंने जो ये चिट्ठी आपको दिखाई है, जो इलेक्शन कमीशन को मैंने लिखी, वो यही कह रही है कि आज भी पेपर बैलेट से चुनाव कराने का प्रावधान है कानून में। अगर मना कर देते तो मैं विड्रॉ, लेकिन अभी भी कोई नए सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, इनका कंसर्न कुछ ये बताइए कि समाजवादी को क्या जरूरत पड़ी हुई कि वो विड्रॉ करे आपसे? समाजवादी को क्या जरूरत है कि वो विड्रॉ करे आपसे? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, मैंने आपको वजह बताई है ना। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ उनके कैंडिडेट, और हम सबका मकसद क्या है कि जो एंटी संवैधानिक कार्य करने वाली एक सोच हम सब मानते हैं, उसको बेहतर कौन रोक सकता है? ये तो सबसे बड़ी सोच है ना सबकी। मैं रोक सकता हूँ या वो रोक सकता है? इसी वजह से उनका फायदा है या नुकसान है, अगर वो सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ या वो। अच्छा, ये कहा जा रही है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं बता रहे जिसके अंदर जो है कुछ फ़ायदा हो, जनता की कोई बात हो। नहीं, मैंने कौन सा इल्ज़ाम लगाया? सिर्फ यही है कि साहब उनमें ये कमी है, वो एक मस्जिद के इमाम है। मैंने कमी बताई है? ये मस्जिद का इमाम है, एक मस्जिद के इमाम है वो। हाँ, हालांकि उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं लिखा है, बात ये छुपाई है, मैंने ये बोला है? मैंने तो वो भी नहीं बोला। देखिए, मैं किसी की कमी बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ संविधान को खतरा है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसमें सबको खतरा है, कौन बेटर कैंडिडेट है वो चुने। तो कोई मौलवी जो है खतरे को दूर नहीं कर सकता क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या ये मौलवी ऐसे हैं जो ये कर पाएंगे? आप जाके मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन के बारे में, ईवीएम के बारे में, प्रशासन को कैसे रोकना है, वो कानून के क्या प्रावधान है, उनसे पूछ के पूछिए ना, आपको पता लग जाएगा, नजर आ जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या। मैं तो इसके आगे भी बता चुका हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन बता नहीं रहा हूँ। मेरे क्लाइंट रहे, पुलिस जब उनके मस्जिद में आती थी तो वो कैसे मेरे भाग के ऑफिस में आते थे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। ये कल से आपकी बातें गर्दिश कर रही हैं कि पुलिस उनकी आती थी और कोरोना के दौर में वो भाग जाते थे, मस्जिद छोड़ के बंद कर लेते थे। ये और शादी के सिलसिले में ये बात चल रही है कि 5-6 शादी के सिलसिले में मैंने कोई बात नहीं की, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये आप उनका एफिडेविट पढ़िए और दूसरे लोगों से पूछिए। शादियों के बारे में, शादी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एफिडेविट में उन्होंने क्या लिखा है फिर? ये आप पढ़िए ना, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता लगेगा। नहीं, आप बताइए, आपकी तरफ से जा रही है ये सारी बातें कि 6 शादी हो गई ये मौलाना की। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मौलाना का एफिडेविट नहीं देखना चाहिए। कि एफिडेविट को अपलोड करने की ज़रूरत भारत के इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बनाई थी कि वोट देने से पहले एफिडेविट पढ़ें सबका, और तब चुने कि कौन आदमी अहल है, कौन आदमी ना अहल है, तब फैसला करें। ये तो एक बुनियादी बात है जो हर वोटर को करनी चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को, हर वोटर को सिखानी चाहिए। मैं तो कानून बताने आया हूँ और जनता को जागृत करने आया हूँ कि अपने अधिकारों की, वोट सबसे बड़ा अधिकार है। एफिडेविट पढ़े बिना तो किसी को वोट वैसे ही नहीं देना चाहिए। ये तो एक बुनियादी बात है, वो मैं सिखाने आया हूँ। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये भी है हमारा कि रामपुर के अंदर बहुत से नेता आते हैं, आप भी आए, आपका भी दावा ये है कि मैं एनआरसी वालों की जंग लड़ूंगा, ये भी करूंगा, जो रामपुर में जुल्म हुए, ज्यादती हुए। यहाँ से जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप भी दिखाई नहीं देंगे, घर से हार जाएँ या जीत जाएँ वो एक अलग बात है, लेकिन दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ की समस्या ये रहती है कि यहाँ की आवाम पिसती रहती है पूरी तरह से। आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, जो फ्यूचर का हाल है वो या तो ऊपर वाला जानता है, या कुछ शास्त्री जी जैसे लोग जो है ना हमारे देश में जो अभी पैदा हुए चिट टिक के बताते हैं। मैं नहीं जानता हूँ फ्यूचर का हाल, लेकिन मैं एक आम आदमी को यही जेन्युइन सलाह दे सकता हूँ कि आदमी की हिस्ट्री देख उसका फ्यूचर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैंने अपने मुश्किल में किसी क्लाइंट को आज तक छोड़ा है? मेरे ऊपर हमले लिए मैंने एक संजीव चतुर्वेदी, एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं, उनको कोर्ट में बचाने के लिए मैंने अपने ऊपर कंटेम्प्ट ली और सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो कंटेम्प्ट लड़ी और जीती, और आज वो मिसाल है। लेकिन मैंने अपने क्लाइंट पे आंच नहीं आने दी। मेरे ऑफिस में जो 17 घंटे की रेड हुई वो इसीलिए हुई थी कि मेरे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, वो छीनना चाहती थी मेरे कंप्यूटर से। मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो CA NRC के जो दिल्ली दंगों के वो हैं, और पूरे देश में जो SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग जो झूठे
मुकदमे जिनके ऊपर आतंकवाद के लगाए गए हैं, मैं अपनी जान हथेली पे लेके पूरे मुल्क में जाके उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। सब के सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको देखें, परखें और फिर अंदाज़ा लगाएं एक ऐसा इंसान क्या रामपुर की बहादुर जनता को छोड़ के जा सकता है अगर वो उसे इतना प्यार देंगे कि वो अपना नौकर नंबर 1 बनाए उसे। और मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मेरी तो बुनियाद ही है कि MP MLA जनता के नौकर होते हैं और नौकर कैसे मजबूत होते हैं और मालिकों को क्या इज्जत देते हैं और दिलवाते हैं, यही मैं साबित करने तो आया हूँ। तो चुनाव से पहले क्यों ये सारी बातें साबित नहीं करी आपने? रामपुर में जब जुल्म हो रहा था आपने देखा खुद, यहाँ पे जो है इलेक्शन हुआ, मारा पीटी हुई, पुलिस ने रगड़ के फेंक दिया। अब ये बातें आप कह रहे हैं, आवाम में एक तरह से जोश भर रहा है, बिल्कुल पब्लिक जो है मेरे हित में आ जाए। बिल्कुल सही सवाल है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मेरी हिस्ट्री जाने ना जाके, मैंने असम जाके, मैंने केरल जाके, मैंने यूपी में आजमगढ़ जाके, यूपी के किस हिस्से में मैं नहीं गया, बरेली जाके, कितने मैंने प्रोटेस्ट लगवाए नहीं, ये अलीगढ़ जाके, इतनी सारी जगहों पे एक अकेला आदमी गया। रामपुर का एक छूट गया मेरे से, तो मैं हाजिर हूँ ना। अगर मेरे पास कोई भी आता तो मैं हाजिर हूँ। मैं एक अकेला आदमी हूँ, अकेली जान है, मेरे सर पे सैकड़ों काम है। लेकिन अब मगर रामपुर की जनता मुझे नौकर नंबर 1 बनाना चाहती है तो मेरी नौकरी की भी ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा ध्यान में यहाँ दूँ। लेकिन ये कोई मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ या ना मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं माफ़ी के लायक हूँ, लेकिन माफ़ी देने के लिए रामपुर की जनता सोच सकती है। मैं नहीं आया, ये मेरी गलती है, लेकिन मुझे उस शिद्दत से यहाँ ना बुलाया गया, ना मुझे यहाँ के हालात किसी ने बताए। कल मुझे बताए तो मैंने ये बोला है, इलेक्शन अलग जगह है, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी है CA NRC के हर बच्चे को, हर परिवार को न्याय दिलाऊं, इस तरफ से बरी कराऊं उन्हें, और उनको जिन्होंने मारा मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँ। और निठौर जो ये यहाँ मारा था ना बच्चों के, निठौर के, बिजनौर के, वहाँ मैंने अभी भी केस डाल रखा है SP के खिलाफ और DM साहब के खिलाफ, उनके ऊपर 302 का मुकदमा डाल रखा है हमने। तो अगर रामपुर के लोग मेरे पास आते तो मुझे तो उस समय निठौर भी बराबर था और रामपुर भी बराबर था, मेरे पास आए नहीं किसी भी वजह से। लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात की, मुझे पता नहीं था, अब पता हो गया। मैं इनको इस काम को छोड़ूंगा। तो ये रामपुर से इलेक्शन लड़े तो ये लालच का नहीं है इलेक्शन? बिल्कुल नहीं है, मैं इसीलिए विड्रॉ करने को तैयार हूँ ना। इतनी कुर्बानियों के बाद भी मैं कह रहा हूँ मैं विड्रॉ करूँ, बिल्कुल लालच का नहीं है। मैं नहीं, ये अच्छे सवाल पूछे। अब पैसा तो है नहीं आपकी जेब में, बकौल अभी आपके कि मैं 70% जो है गरीबों का काम भी करता हूँ। ये भी सच्चाई है ना। आप इंटरनेट पे जाके सब तलाश करें, कोई भी बात किसी भी नेता की या नौकर की कभी भी जबान से माननी नहीं चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, कभी नहीं माननी चाहिए किसी की बात। मेरा भी टेस्ट करें, आपको मिल जाएगा ना सब मटीरियल, किया या नहीं किया। और इलेक्शन के अंदर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा जनता देगी ना, यही मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मालिकों को नौकर अच्छा चुनना है तो पहले उसको खिला पिला के तगड़ा भी करना होता है। तो ये इलेक्शन मालिक लड़ाएंगे मेरा, नौकर अपनी खिदमत अपनी जान हवाले करेगा मालिकों को। यही बता रहे हैं कि बाहर से भी आपको जो है सपोर्ट किया जा रही है, ईरान पूरे से भी, देश से, पूरी दुनिया से लोग सपोर्ट करने के मैसेज मुझे दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो मैं उनका भी तो नौकर बनूंगा, पूरे देश के नौकर होता है MP, लेकिन बिलखुसूस एक क्षेत्र का जिसका वो लोकसभा का इंचार्ज होता है, नौकर सबसे बड़ा वहाँ का, लेकिन पूरे देश का भी MP नौकर होता है। ठीक है, हो गया।